हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक बढ़िया सा टॉपिक लेके, जिसका नाम है उड़द। ब्लैक ग्राम को आज अपन पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है। अगर आपने इससे पिछली क्लास जो मूंग थी वो अगर आपने देखी है तो उसका सेम टू सेम अपना उड़द है। मतलब दोनों में जो है ज्यादातर फंक्शन है वो दोनों ही कॉमन रहते हैं, है ना। तो शुरुआत करें क्या उड़द की। चलो, एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर, अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल पर अगर आप नए हो तो एक बार आप लाइक कर देना वीडियोस को और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इतना तो आप मेरे लिए कर ही देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइबर तो बनता ही है। ओके दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि भगवान की भक्ति और पढ़ाई में कभी घंटे नहीं देखे जाते। उसी के बेस पे आपको चलना है। जितना हो सके बहुत सी बार इस वीडियोस को देखा करो और अपने नोट्सों को बहुत बार बार पढ़ा करो, ताकि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन उठ के आए तो अपना क्वेश्चन है वो गलत ना हो। अपन 20-25 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटा इस वीडियोस के लिए दे रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान की भक्ति और पढ़ाई में कभी घंटे नहीं देखना है आपको। चलें शुरुआत करें क्या। आज अपन पढ़ेंगे ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द को, है ना। चलो, टॉपिक क्या है उड़द। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, है ना। ब्लैक ग्राम कहते हैं इसको। अगर आपने ब्लैक ग्राम नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे एक पिक बता रहा हूं, ये देख लो। ये होती है अपनी ब्लैक ग्राम। समझ में आ गई कहानी, कोई दिक्कत। स्टार्ट करें। पहले अपन क्या करेंगे, जो नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन है वो अपन देखने का प्रयास करेंगे। चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉटनिकल जो नेम है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है विग्ना मूंगो। क्या नाम है, विग्ना मूंगो है। अब कुछ एक बच्चे ये बैठे हैं कि मूंग का नाम हो गया विग्ना मूंगो। देखो यहाँ पे विग्ना मूंगो आ रहा है तो बच्चे ट्रिक बिठाते हैं, विग्ना मूंगो से मूंग रट लिया। अरे नहीं भाई साहब, वो गलत हो जाएगा। ये मूंग का जस्ट छोटा भाई है, इसीलिए उसने क्या किया, जो मूंग का जो नाम था वो भी चुरा लिया। विग्ना मूंगो इसका नाम है। समझ में आ गया ना। ट्रिक बता रहा हूं, आपको याद करनी है मेरी तरह। चलो देखो क्या है, इसका जो बोटनिकल नेम है वो है विग्ना मूंगो। पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर करते चलना। विग्ना मूंगो इसका क्या है, बोटनिकल नेम है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी फैमिली, यानी कि जो लेग्यूमिनेसी उड़द जो है, इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, लेग्यूमिनेसी। जितनी भी दलहनी क्रॉप्स है इन सब की फैमिली कौन सी रहती है, सामान्यतः लेग्यूमिनेसी रहती है। अगर लेग्यूमिनेसी ऑप्शन में ना मिले तो आपको फेबियसी भी करके आ जाना है। दोनों ही राइट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर लेग्यूमिनेसी भी ना मिले तो आपको पेपा लियोनेसी भी करके आ जाना है। ये इनकी क्या है, सब फैमिलियां हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2n यानी कि क्रोमोसोम जो नंबर हैं वो कितने पाए जाते हैं उड़द में, ब्लैक ग्राम में। ये देखो, एक ये खरीफ की क्रॉप है। मैंने जब वर्गीकरण पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी खरीफ की जो क्रॉप है उन सबका जो 2n बराबर रहता है वो रहता है 22 यानी कि 22। अरे पॉइंट समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, उसके बाद अपन आगे चल रहे हैं। इसका ओरिजिन पैलेस कौन सा है, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अपना इंडिया ही, भारत जो है वो अपना इसका उत्पत्ति स्थल है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता रखा है जब दालों का वर्गीकरण बढ़ाया था तभी, है ना। चावला जो है उसका अफ्रीका है, बाकी जितनी भी दालें हैं उन सबका जो ओरिजिन है वो भारत देश ही है। एक काबुली चने को छोड़ दो, क्योंकि काबुली जो चना है काबुल से आया और काबुल अफगानिस्तान में है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें प्रोटीन की मात्रा, है ना, इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, समथिंग 24% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा जो है वो इंपोर्टेंट है ना। आपसे अगर आप जेईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो है इसमें उड़द और आपके जो इसमें क्रोमोसोम नंबर है वो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हल्के क्वेश्चन आपकी बार हो गई। ये क्वेश्चन अभी किसी भी एग्जाम में शायद नहीं पूछे जाते, है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फेट की, यानी कि वसा की बात करूं, जो आपकी ब्लैक ग्राम है इसके अंतर्गत फेट की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.3 यानी कि 1 से लेके 1.5 यानी मूंग के बराबर ही समथिंग पाई जाती है। चने के बाद सर्वाधिक जो है आपके वसा कह सकते हो वो इसी के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट जानते हो समथिंग सभी जो
दालें हैं उनमें 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा फोकस पड़ रहा है इसलिए आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, तो मैं इधर से थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ आपको दिखाई दे। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्फ्लोरेसेंस की, यानी कि इसमें जो पुष्पक्रम है वो कौन सा पाया जाता है, तो इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो होता है रेसिम। कौन सा पुष्पक्रम है? रेसिम इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है। ओके, उसके बाद अगर इसकी बात करूं क्लाइमेट की, क्लाइमेट का मतलब हो गया इसको जलवायु कैसी चाहिए उड़द के लिए। उड़द एक खरीफ की क्रॉप है और जैसी दलहनी फसलों को चाहिए, जैसे कि अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो आपको टेम्परेचर जो याद रखना है वो समथिंग रहता है 25 से लेके 32 डिग्री सेल्सियस। ये इसका औसत अनुपात है। इसके लिए अपन को कैसी चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए। कैसा चाहिए? वार्म क्लाइमेट, है ना। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं सोइल की, इसमें मृदा कैसी चाहिए? देखो ऐसे ही पॉइंट आते हैं, थ्योरी नहीं आती इन चीजों में, इसीलिए मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। ओके, अगर मैं बात करूं थ्योरी की, सॉरी जो सोइल की बात करूं, इसमें सोइल कौन सी पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है सामान्य पीएच वाली दोमट मृदाएं। सैंडी लोम सोइल इसके लिए उपयुक्त होती है, मतलब जो अपने उड़द है उसको उगाने के लिए सैंडी लोम सोइल इसके लिए उपयुक्त रहती है, अच्छी रहती है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है? सैंडी लोम सोइल, ये क्या है? इंपोर्टेंट है, ये भी करके आ जाना। अगर आपसे पीएच कभी पूछ ले, पीएच जो है वो कितना रहता है, तो समथिंग रहता है 6.5 से लेके 7.5। पीएच कभी कभी बात पूछ भी लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको इसमें पॉलिनेशन कौन सा पाया जाता है, तो ये आप लोग जानते हो, इसके जो नर गेमिट और जो मादा गेमिट होते हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए अपन इसमें जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, यानी कि स्वपरागण पाया जाता है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या आपको? स्वपरागण, इसमें पॉलिनेशन यानी कि परागण कौन सा है? स्वपरागण है। ओके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जर्मिनेशन सीड। अब कुछ एक बच्चे बोल रहे थे कि हमको थोड़ा इंग्लिश में बताओ, मैंने कोशिश की यहाँ पे इंग्लिश में बताने की। तो क्या है इसका जो अंकुरण है, यानी कि जर्मिनेशन जो सीड है, इसकी जो जड़ें हैं वो क्या करती है? पहले तो भूमि के ऊपर आती है, उसके बाद नीचे चली जाती है। यानी कि बीज पत्र क्या होता है? पहले भूमि से बाहर आता है। जब मैंने ट्रिक से आपको बता रखा है, बीज पत्र का भूमि से बाहर आ जाना क्या कहलाता है? इपीजियल कहलाता है। और जितनी भी खरीफ की क्रॉप है उन सब में इपीजियल ही पाया जाता है। तो आपका जर्मिनेशन जो सीड है वो हो जाएगा इपीजियल। अरे पॉइंट समझ में तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं सीड रेट की, यानी कि इसकी जो बीज दर है वो कितनी रखते हैं अपन। देखो बीज दर सेम टू सेम मूंग की रहेगी, क्योंकि मूंग का जस्ट छोटा भाई है, उसी की तरह काम करेगा। तो इसकी अपन जो खरीफ के अंतर्गत रखते हैं तो वो तो रखते हैं समथिंग 12 से लेके 15 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर आपसे पूछे समर सीजन यानी कि जायद के अंतर्गत अपन कितने रखेंगे? 20 से लेके 25 केजी प्रति हेक्टेयर। कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अरे परेशानी कोई आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको कमेंट के माध्यम से वापस आपका आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं R इंटू पी की, वही कंडीशन रहेगी 30 इंटू 10। एग्जामिनर कभी बार आपको भ्रमित करने के लिए 10 इंटू 30 दे देता है, या फिर पी को आगे ले लेता है, आर को पीछे ले लेता है। आपको याद रखना है रो इंटू प्लांट की दूरी जो रखी जाती है वो रखी जाती है 30 इंटू 10। ओके, उसके बाद अगर पर हेक्टेयर प्लांट की बात करूं तो वो रखते हैं 3,33,333। देखो ये चीज रटाफिकेशन जैसी है, जो अपने प्रति हेक्टेयर अगर बात करें इस हिसाब से अपन अगर पौधे लगाएंगे तो प्रति हेक्टेयर पौधों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 3,33,333। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंट है, आप एडजस्ट कर सकते हो, मैंने कोशिश की है। चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं डेप्थ की, यानी कि जो गहराई है, बीज की गहराई अपन कितनी रखते हैं? 5 से लेके 6 सेंटीमीटर इसकी में क्या रखते हैं? अपने बीज की गहराई रखते हैं। एक एक पॉइंट अपन क्लियर करते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी वेराइटीज की, यानी कि इसकी कौन कौन सी वेराइटीज हैं जो इंपोर्टेंट हैं, कौन कौन सी जो किस्में हैं वो इंपोर्टेंट है। देखो एक किस्म आई थी C4। C4 जो है वो आपके जो मूंग का है उसके अंतर्गत भी है और आपके उड़द के अंतर्गत भी है। उसके बाद C11 है ना, C11 एक किस्म थी सरला, सरला है, बरखा है। बरखा एक ऐसी किस्म है जिसको जायद और खरीफ दोनों के अंतर्गत उगाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कृष्णा है ना, कृष्णा है, पीयू, पीयू क्या हो जाएगा? 18T9। ये इसकी वैरायटीज जो है वो इंपोर्टेंट वैरायटीज है। 5-7 प्रकार की वैरायटीज है जो मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि वैरायटीज भगवान के भरोसे हैं और भगवान पे भरोसा आपको करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी अपन कितने को रट पाएंगे, कितनी को याद कर पाएंगे। इंपोर्टेंट यही वैरायटी है, ठीक है ना। छोटे मोटे एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका जो इनका फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने बरखा को बताया कि जायद और दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, वो फंक्शन आपसे नहीं पूछे जाते, बस मतलब इसके नाम आपको याद होने ही चाहिए। किसी भी
हद तक, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं इरिगेशन की, इरिगेशन का मीनिंग क्या हो गया, मतलब इसमें अपन सिंचाई कब कब करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो है इसको पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मान लेना। अब वैसे सब में कॉमन ही रहता है, एक चना जो है उसमें थोड़ा सा अलग है, फूल आने से पूर्व पूर्व, यानी कि जो फ्लोरिंग होगी उससे अपन पहले ही जो अपन क्या करेंगे, जल देना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि प्रथम जो जल देंगे क्रिटिकल स्टेज है, वो होगी फूल आने से पूर्व। लेकिन यहाँ पे क्या है, फूल आते समय और अपने जो फलियों में दाना बनते समय अपन क्या करेंगे, जल देने का प्रयास करेंगे। तो अपना पहला जो क्रिटिकल स्टेज है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फूल आते समय, फूल आते समय, है ना। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंट है तो एडजस्ट कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं फलियों में दाना बनते समय, फलियों में दाना बनते समय, है ना, ओके, ये क्या है, इसकी क्रिटिकल स्टेज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इससे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी है। हालांकि जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, दालें पढ़ाई थी उसमें नॉर्मल जो वर्गीकरण बताया था। अगर आपसे पूछे कि दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा खनिज एवं फास्फोरस किस फसल में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, उड़द। ब्लैक ग्राम के अंतर्गत आपके सबसे ज्यादा फास्फोरस और खनिज लवण पाए जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करो और लिखो जस्ट अभी। क्या है, पहला पॉइंट मैंने अभी क्या बताया कि उड़द जो है इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, एक तो आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो खनिज लवण है वो पाए जाते हैं, और साथ में क्या है, फास्फोरस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरे को बताने की बहुत आवश्यकता थी इसलिए मैंने बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। फास्फोरस, अगर आपसे पूछे कि इसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो जो आपका आंसर है वो क्या चला जाएगा, फास्फोरिक एसिड, है ना। फास्फोरस से क्या होगा, फास्फोरिक एसिड। किसमें पाया जाता है फास्फोरिक एसिड, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ब्लैक ग्राम के अंतर्गत। उसके बाद अगर मैं बात करूं उड़द का, तो उड़द जो है इसको और किस नाम से जानते हैं, ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं, ब्लैक ग्राम। हो जाती है कंफ्यूजन, कभी कभी वो उड़द नहीं पूछता, वहां पे सीधा ही पूछ लेता है ब्लैक ग्राम की सीड रेट बताओ, और अपन बावड़े हो जाते हैं, नहीं आता। क्यों, क्योंकि अपने जो इंग्लिश टर्म है वो पढ़ नहीं रखा था। लेकिन यहाँ पे आपको सभी चीजें आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दलहनी फसलों का, दलहनी फसलों का काला सोना। अरे हरा सोना तो आपकी मूंग था, फसलों का काला सोना, है ना। काला सोना दिखाई तो दे रहा है ना, काला सोना नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, दलहनी फसलों का काला सोना, ब्लैक गोल्ड है। लेग्यूम क्रॉप का जो ब्लैक गोल्ड है वो कौन सा है, आपके उड़द ही है। मैं एक एक पॉइंट है वो आपको क्लियर करवाता जा रहा हूं। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इसको रफ कर लूं क्या, रफ करने के बाद थोड़ा सा इंसेक्ट और डिजीज बचते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और इससे कौन कौन सी चीजें हैं वो बनाई जाती हैं। एक तो बनाई जाती है मूंगोड़ी, कभी कभी आता है मूंगोड़ी, दाल पापड़, दाल पापड़ जो है वो भी इससे बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, उड़द से बनाए जाते हैं। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दाल पापड़ है, मूंगोड़ी है, ये सब किससे बनाए जाते हैं, आपके उड़द से बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, रफ कर रहा हूं मैं इसको, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले लो, नहीं तो इधर वाला तो मैं हटा ही नहीं रहा हूं, इधर वाला थोड़ा हटा रहा हूं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको लिख लो यहाँ पे, है ना। मैं रफ कर रहा हूं। ओके, उसके बाद देखो मैं इसको रफ करके कुछ एक इंसेक्ट एंड डिजीज है जो मूंग के अंतर्गत सेम टू सेम ही लगते हैं, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं कीट एवं रोगों की, कीट कौन से लगते हैं और रोग कौन से लगते हैं। देखो जो रोग हैं, जो कीट है वो कौन कौन से हैं, एक तो है आपके व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, है ना, इसका नाम क्या है, बेमिसिया टेबेसाई, याद कर लेना बेमिसिया टेबेसाई। और कौन सा है, फली छेदक, पोट बोरर, फली छेदक। इसके कंट्रोल में आपको अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका भी एक रीजन है, जब अपन खरपतवार पढ़ेंगे उसमें अपन इजीली तरीके से पढ़ लेंगे सबका साथ में। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं रोगों की, तो रोग कौन सा लगता है, YMV यानी कि येलो पीत मोजेक वायरस लगता है इसमें, है ना। पीत सिरा मोजेक हिंदी में कहते हैं इसे। ये किसके द्वारा फैलाया जाता है, ये इसका जो वाहक रहता है वो रहती है अपनी सफेद मक्खी, सॉरी सफेद मक्खी रहती है। मैंने थोड़ा सा सिंबल उधर कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किसके द्वारा फैलाया जाता है, सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। तो आपको जो रोगों में है वो क्या याद करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, YMV यानी कि येलो पीत मोजेक, सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। और जो कीट है वो दो प्रकार के हैं, एक सफेद मक्खी है और दूसरा कौन सा है, फली छेदक। पॉइंट पूरा समझ में आ गया, बहुत ही इजी था। ब्लैक ग्राम में कोई दिक्कत, 1 मिनट में वापस बता दूं क्या, सीधी बात है, कुल कौन सा है, लेग्यूमिनेसी।
बोटनिकल नाम क्या है? विग्ना मूंगो, ना कि विग्ना रेडिएटा। विग्ना मूंगो है, इसका छोटा भाई है मूंग का, इसलिए अपन इसको कह रहे हैं विग्ना मूंगो। 2n बराबर 22। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटीन की तो 24%, फैट की बात करूं तो 1.3 यानी कि 1 से लेके 1.5%, कार्बोहाइड्रेट 60%, जर्मिनेशन सीड इपीजियल। सोइल कौन सी है? सैंडी लॉम सोइल यानी कि दोमट मृदा है वो इसके लिए उपयुक्त होती है, सामान्य पीएच वाली। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें इनफ्लोरोसेंस यानी कि इसमें रेशम जो है इसका पुष्पक्रम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओरिजिन कौन सा है? सबका भारतीय है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पोलिनेशन की तो इसमें स्वपरागण पाया जाता है। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आज चाहे भले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं वापिस जो है आपको स्टार्ट करा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलो चलो क्या इससे आगे कुछ ही नहीं बचा है, पूरी की पूरी है जो मैंने आपको क्लियर करवा दी। एक एक पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है। अब चलता हूं, आपसे विदा लेता हूं। अपना जो दलहनी जो परिवार है वो संपन्न होने को आया है और आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक शायद मोस्ट बच रहा है, वो मैं कल ही करा दूंगा। आपको प्रॉब्लम मैं आने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके लिए हर रोज प्रयास करता रहता हूं। बस आप मुझे सपोर्ट करते जाइए और अपने जो चैनल है उसको आगे से आगे ग्रोथ कराते जाइए, ताकि अपन जो है आराम से आगे बढ़ पाए और अपन ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ के और फ्री में है ना, फ्री में अपन अधिक से अधिक ज्ञान दे पाए। ओके दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।